नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर ओ की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और इसी कड़ी में आज का एक और हमारा वीडियो हो जाएगा और ये हो जाएगा आधुनिक भारतीय इतिहास से। आधुनिक भारत का इतिहास से इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं 50 से 60 प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे और बहुत ही कम समय में हम इनको आपको करा देंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बार बार आपकी परीक्षा में देखे गए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की है? तो ये हो जाते हैं आपके मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। और इसलिए कर दी थी क्योंकि ये अंग्रेजों से जो है काफ़ी दूर रहना चाहता था। ठीक है, इसलिए जो है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी थी। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, वो कौन सा हो जाता है जो सबसे अधिक निर्णायक रहा था? तो ये हो जाता है आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हो जाता है सबसे निर्णायक, जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था। और ये कब हो जाता है, इसकी डेट आपसे पूछ ली जाती है। तो ये हो जाता है आपका 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक है, 1764 आपको याद रखना है, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये हो जाता है हमारा 3 नंबर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था, ये आपको बताना है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई ये अंग्रेजों द्वारा जो है सबसे निर्णायक हो जाती है। ठीक है, अंग्रेजों के जो उन्होंने अपना शासन स्थापित कर दिया था उसमें। और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, ये कौन सा हो जाता है? तो ये भी आपका जो है बक्सर का युद्ध ही हो जाता है। एक क्वेश्चन को एग्जामिनर आपसे कई तरह से पूछ सकता है। 5 नंबर की बात करेंगे। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, ये भी आपको बताना है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये हो जाते हैं आपके शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय हो जाते हैं। 6 नंबर देख लेते हैं। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब आपसे पूछा गया कौन हो जाता है बक्सर की लड़ाई के समय? तो ये हो जाते हैं आपके मीर जाफर। मीर जाफर हो जाते हैं बंगाल के नवाब। 7 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कर दी थी, वो कौन हो जाते हैं? कौन थे वो जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कर दी थी? तो ये हो जाते हैं आपके शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के द्वारा 1765 में, ये बात है 1765 की, और उस समय जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कर दी थी। और ये हो जाएगा हमारा 8 नंबर। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान कर दी थी? ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान कर दी थी? क्वेश्चन को एग्जामिनर आपसे कई तरह से घुमा फिरा कर पूछते रहते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके मुगल सम्राट। ठीक है, मुगल सम्राट कौन हो जाते हैं? तो मुगल सम्राट हो जाते हैं आपके शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गवर्नर किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दिया गया था? बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो किस गवर्नर के कार्यकाल में दिया गया था, ये आपको बताना है। तो ये गवर्नर हो जाते हैं आपके लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। ये आपसे डेट पूछी गई है, कब कर दी थी? तो ये हो जाता है 12 अगस्त 1765 में। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। 12 अगस्त 1765 में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 11।
उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। वो फ्रांसीसी सेनापति कौन था जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था? तो ये हो जाते हैं आपके काउंट लाली। काउंट लाली फ्रांसीसी सेनापति था जो 1760 में वांडीवास के युद्ध में पराजित हो गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये युद्ध जो है किस किस के बीच में हुआ था? तो ये एक तरफ तो ये फ्रांसीसी हो जाते हैं और इनका जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका अंग्रेजों के से। अंग्रेजों से इनका युद्ध हो जाता है और इसमें जो है फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो हार हो जाती है वो फ्रांसीसियों की हार इसमें हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वानडिवास के युद्ध 1760 में हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था ये हम आपको बता चुके हैं। तो वानडिवास के युद्ध में ब्रिटिशों ने जो है फ्रेंच को हरा दिया था। जो आपके फ्रांसीसी थे उनको जो है हरा दिया गया था वानडिवास के युद्ध में, और ये हो जाता है 1760 में। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 13 नंबर की बात करेंगे। 1760 का प्रसिद्ध वानडिवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये हो जाते हैं आपके फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था 1760 में वानडिवास का युद्ध। और ये हो जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था अंग्रेजों का भारत में? तो सर्वाधिक विरोध किया गया था मराठाओं के द्वारा। ठीक है, ये आपके मराठा हो जाते हैं जिन्होंने भारत में सर्वाधिक विरोध किया था अंग्रेजों का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रंजीत सिंह ने राज्य में सम्मिलित था। रंजीत सिंह के राज्य में कौन सम्मिलित हो जाता है? तो श्रीनगर जो है ये आपका रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? किस मिसल से संबंधित हो जाते हैं रंजीत सिंह? तो ये हो जाते हैं सुकर चकिया से। सुकर चकिया से संबंधित हो जाते हैं आपके रंजीत सिंह। और ये क्वेश्चन भी जो है कई बार आपकी परीक्षाओं में देखने को मिला है। सुकर चकिया आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या हो जाती है? तो ये हो जाती है लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की है? अदालत ए आला की स्थापना की गई थी राजा रंजीत सिंह जी के द्वारा। ये कहाँ की गई थी? तो ये हो जाती है आपकी लाहौर में। लाहौर में राजा रंजीत सिंह के जी के द्वारा अदालत ए आला की स्थापना की गई थी। और ये क्वेश्चन 2021 की परीक्षा में ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो ये हो जाते हैं शाह शुजा से। शाह शुजा से रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। और ये कब की बात हो जाती है? तो ये आपकी 1773 की बात हो जाती है, जब इन्होंने जो है हीरा ये प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? किसके द्वारा ये कहा गया है? तो ये हो जाते हैं आपके महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा कहा गया है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली थी। और ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन हो जाते हैं? तो ये खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, ये वही वाला खड़क सिंह हो जाता है। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह हो जाते हैं। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? यह आपसे पूछा गया है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो ये हो जाते हैं आपके दलीप सिंह। दलीप सिंह हो जाते हैं आपके सिख राज्य के अंतिम राजा। और ये क्वेश्चन भी जो है आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। और ये कब हो जाते हैं राजा? ये आपके हो जाते हैं 1843 से लेकर जो है राजा बने हैं, और ये 1849 तक जो है ये अंतिम राजा हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको डेट याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक यहाँ भी आपसे पूछ लिया गया है, तो ये भी आपके दलीप सिंह हो जाते हैं। ठीक है, और डेट हमने आपको बता दिया है, ये 1843 से 1849 तक हो जाते हैं दलीप सिंह, जो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1766 से 69 ईस्वी में हुआ, उसमें कौन विजयी हुआ था? ये आपको बताना है, इसमें कौन विजयी हुआ था। तो इसमें जो है हैदर अली विजय हो जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है। और ये कब हो जाता है? ये आपका 1766 से और 69 तक ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन 1755 में सिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? किसके द्वारा 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक अत्याधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी? तो ये हो जाते हैं आपके हैदर अली के द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, हैदर अली के द्वारा 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी। और ये क्वेश्चन भी आपसे 2020 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये हो जाती है श्रीरंगपट्टनम। और ये कई बार जो है आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, तो ये श्रीरंगपट्टनम ही हो जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे लास्ट 12 महीने का करंट अफेयर नहीं देखा है, करंट अफेयर की मैराथन आपने नहीं देखी है, तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, वहाँ आपको जो है करंट अफेयर की मैराथन मिल जाएगी। और इसमें आपका संपूर्ण करंट अफेयर हो जाता है 2023 का। और ये पिछले 12 माह का जो है एक मैराथन हो जाती है, जिसमें सारा करंट अफेयर आपको मिल जाता है विद डिटेल। और अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको ये मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए गए थे, वो कौन हो जाता है? तो ये हो जाते हैं आपके टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भारतीय शासक हो जाते हैं जिन्होंने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, ठीक है। ये कहाँ हराया था, ये आपसे पूछा गया है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोल्लीपुर में हराया था, ठीक है। ये पोल्लीपुर आपको याद रखना है। टीपू सुल्तान ने किसको हराया था? तो ये हो जाती है हेक्टर मुनरो की सेना को, ठीक है। ये हेक्टर मुनरो थे आपके ब्रिटिश हेक्टर मुनरो, इनकी सेना को हराया था आपका 1780 में पोल्लीपुर में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है ये हो जाती है आपकी टीपू सुल्तान के साथ। ये हो जाती है आपकी 1792 में, ठीक है। 1792 में हो जाती है आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है 1799 में, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, उसके दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और ये कब हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर, ये आपका 1799 में हो जाता है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब हुआ था? 1799 में हो जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, ये कहाँ करवाया था बेगम समरू ने? तो बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण ये सरदना में करवाया था, और सरदना हो जाता है मेरठ जिले में। और ये कब की बात हो जाती है? तो ये 1750 से और 1836 की बात हो जाती है, ठीक है। इस दौरान जो है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था सरदना में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाता है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाता है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक ये हो जाते हैं लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव हो जाते हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक। इन्होंने जो है 23 जून और 1757 में, ठीक है, 1757 में प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। ये हो जाते हैं लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। और इसी से जो है बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ जाती है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कब पड़ी थी? तो ये हो जाती है प्लासी के युद्ध में, ठीक है। प्लासी के युद्ध में हो जाती है, और प्लासी का युद्ध हो जाता है 1757 ईस्वी में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था?
तो ये हो जाते हैं राजा चैत सिंह। राजा चैत सिंह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में 2000 परीक्षा में RORI में ही पूछा गया है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हो जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हो जाता है? तो ये हो जाते हैं आपके लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये कब की बात हो जाती है? तो ये बात हो जाती है 1784 में। ठीक है, 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये भी आपकी वारेन हेस्टिंग से संबंधित हो जाएगी, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। और ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? रिंग फेंस नीति का संबंध आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है आपका वारेन हेस्टिंग से। रिंग फेंस नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग से हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी डुअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया था? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था, ये कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में, कब की बात हो जाती है? 1772 की बात हो जाती है। और इन्होंने जो है द्वैध शासन प्रणाली को रद्द कर दिया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? किसके द्वारा ये लागू की गई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हो जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के समय 1765 में, कब हो जाती है? 1765 में जो है इसकी शुरुआत हो जाती है। और इसको जो है रद्द कब कर दिया था? तो 1772 में वारेन हेस्टिंग के समय इसको रद्द कर दिया था। ठीक है, ये तो इसका स्टार्टिंग की डेट हो जाती है। और 1772 में इसको जो है रद्द कर दिया जाता है वारेन हेस्टिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, वो कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पर जो है मुकदमा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, ये आपको बताना है। वेल्लोर का विद्रोह आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है सर जॉन बार्लो के द्वारा। ठीक है, सर जॉन बार्लो के समय जो है वेल्लोर का विद्रोह हो जाता है। और ये कब हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका 1806 ईस्वी में। ठीक है, 1806 ईस्वी में वेल्लोर का विद्रोह हो जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई है भारत में? तो ये हो जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना हो जाती है। और ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन किया गया था। भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन किया गया था, तो ये हो जाते हैं आपके कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ठीक है, कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो आपकी यूपीएससी है उसका जो है परिवर्तन किया गया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है? स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था कंपनी बहादुर की शान शौकत का, कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके दरोगा। ठीक है, 18वीं शताब्दी में दरोगा का कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। और ये क्वेश्चन आपसे 2021 की परीक्षा में RORO में ही पूछा गया है। और ये वो क्वेश्चन है जो आपको एज इट इज उठाकर आपसे पूछ लिए जाते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र आपसे पूछी गई है और ये हो जाती है आपकी गाजीपुर में। ठीक है, गाजीपुर में आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र हो जाती है। और गाजीपुर हो जाता है ये उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 45, लॉर्ड वेलेजेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन हो जाता है? पहला मराठा सरदार आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है पेशवा बाजीराव सेकंड।
पेशवा बाजीराव सेकंड जो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार हो जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड के मध्य। ठीक है, अंग्रेज और बाजीराव सेकंड के मध्य 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? पहला शासक हो जाता है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला। तो ये हो जाते हैं आपके अवध के नवाब। अवध का नवाब हो जाता है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला। प्रथम सहायक संधि थी ये आपकी अवध से शुरू हो जाती है और ये हो जाती है आपकी 1765 से स्टार्ट हो जाती है अवध से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सहायक संधि की जो शुरुआत है 1765 से अवध से शुरू हो जाती है। ये हो जाता है हमारा 48। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? किसके काल में क्रियान्वित किया गया था सहायक संधि को? तो ये हो जाते हैं आपके लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के काल में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन हो जाता है? प्रथम आपसे पूछा गया भारतीय देशी शासक कौन हो जाता है? तो ये हो जाते हैं आपके हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम हो जाते हैं सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक। और ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? किसके द्वारा सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया गया था? तो ये हो जाते हैं लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो है भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। और ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? मुख्य उद्देश्य क्या था जिसके द्वारा सहायक संधि की जाती है? तो ये हो जाता है अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना। ठीक है, इसलिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। और ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह हो जाते हैं। किसके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हो जाता है? तो ये हो जाते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हो जाता है। ये हो जाता है हमारा आज का अगला क्वेश्चन। सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि कब हुई थी? तो ये हो जाती है 1815 ईस्वी में हो जाती है सुगौली की संधि। ठीक है, सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी जिसका अनुमोदन 4 मार्च को 1816 में किया गया था। और ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो की बात करेंगे, ये आपका बक्सर के युद्ध से संबंधित हो जाते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग ये आपके आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित हो जाते हैं। लॉर्ड वेलेजली ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित हो जाते हैं। लॉर्ड कार्नवालिस की बात करेंगे, ये आपके तृतीय मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाता है गलत। और तृतीय जो आपका आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इनसे कौन संबंधित हो जाते हैं? तो इनसे आपके लॉर्ड हेस्टिंग जो है ये संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग हो जाते हैं इनसे संबंधित। और आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी आपका सुमेलित नहीं है। ये हो जाएगा 56 नंबर। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये संबंधित है, ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो यहाँ भी आपका जो है लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित। और ये हो जाता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। सर टॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? मद्रास के गवर्नर हो जाते हैं टॉमस मुनरो। तो ये हो जाते हैं 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर हो जाते हैं सर टॉमस मुनरो। ठीक है, और ये हमारे टोटल 57 क्वेश्चन इस वीडियो में हो जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और
हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।